गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूं, नटशेल सीरीज मेरी चल रही है। अगर आप लोगों ने देखा हो, आज मैं आप लोगों के लिए छोटा सा टॉपिक मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स है, ये HPSC, PGT, DSSB, TGT, BPSC, UPTGT, PGT सभी के लिए है। चलिए अब एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पीछे जो है मेरे एक यहाँ पर ये एक कोलाज सा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें इस कोलाज के बारे में बता दूं कि इसमें जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये BPSC में सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ये BPSC की टॉपर है, ठीक है। एक विशालाक्षी है और एक जो है यहाँ पर ये BPSC की है, ये BPSC में PGT में सेकंड टॉपर है। ये KVS की है, KVS में फर्स्ट रैंक होल्डर है ये इसमें यूपी में। और वैसे इसकी 13th रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, और 13th एंड फर्स्ट रैंक इन यूपी। आप ये देख रहे हैं, ये हरियाणा में सिलेक्टेड है। अंजलि ये हरियाणा में। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये प्रियंका है यादव, DSSB 2021 की सिलेक्टेड मेरी स्टूडेंट है। ये हरियाणा में सिलेक्टेड है पूनम। ये प्रियंका अग्रवाल इसकी MP में जो है 26 रैंक इसने ली थी। MP का जो एग्ज़ाम था TGT का, उसमें इसकी 26 रैंक है। या पूर्वा है, ये भी MP में सिलेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम हमारे स्टूडेंट्स, छोटे छोटे से फोटोज़ हैं, ये बड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये LT के हैं हमारे प्रियंका, दिव्या चौधरी, आशा सैनी, पूजा, रेणुका, रीना, दिव्या, आरती जो है हमारी TGT 2021 की है। ये रविंद्र है, और ये हमारी सारिका त्यागी है। दिनेश गहलोत, ये भी DSSB के हैं। इसके अलावा सोनाली है, DSSB TGT। सोनम है। भाई ऐसा है कि ये, अब आप सोच रहे होंगे मैडम हमें अब क्यों दिखा रहे? देखो भैया, ये मोटिवेशन के लिए होते हैं, मोटिवेशन के लिए होते हैं कि हाँ भाई, अगर ये दे कैन वाई कांट वी, अगर हम ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको हट जाती हूँ, आपको अपने इसके स्टूडेंट्स के बाद जो है फोटोज दिखाने। बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, देयर आर सो मेनी सिलेक्शंस फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब उस सिलेक्शन के बाद जो भाई जिन सिलेक्शन में जो टीचर की जिसकी भूमिका है वो मैं हूँ, ठीक है। ये लोग जो है, एक KVS के बहुत सारे हमारे सिलेक्शंस हैं, लेकिन इस पे मैंने फोटो जो है वो केवल सुमन त्यागी की डाली है। लेकिन बहुत सारे सिलेक्शंस हैं। लोग एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे बार बार बताना पड़ता है, लोग भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैडम को तो आदत थी नहीं, मैडम तो सीधा आती थी, पढ़ाना शुरू कर देती, अब क्या हो गया? बात ये हो गई कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब लोग कहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट से इतने सिलेक्शंस है, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए, उसके बारे में कहते हैं हमें हमारे दोस्त के दोस्त से पता चला आपके बारे में। हम किसी और का बैच ले चुके थे जिन्होंने गोल्सवर्दी का एक प्ले पढ़ा के बंद कर दिया, तो हम आपके पास हैं। वाई शुड आई बी द सेकेंड चॉइस ऑफ एनीवन? क्यों जो है भाई, आप यहाँ पर जो यहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूसरी जगह जाते नहीं होंगे भैया, जिनको बिल्कुल ही ना समझ में आता होगा। लेकिन अगर आपको कायदे की चीज, यहाँ इतने सिलेक्शंस हैं यहाँ से, तो आपको उसके बावजूद भी अगर मेरे बारे में नहीं पता, तो वो तो चीज गलत है ना। मतलब आप ये देखो, MP सब, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2020 में करी थी, और 2021 में फॉर्म आया था जब TGT का, जिसमें मैंने भी सिलेक्शन लिया। यूपी TGT में मैंने रैंक ली, रैंक 9 ऑल ओवर यूपी, एंड यूपी PGT में मेरी रैंक थी 14। आप चाहें तो वो पेपर भी आप देख सकते हैं, यूपी TGT एंड PGT, जिनके पास ये पेपर्स होते हैं सारा। और आप कहेंगे तो मैं भी आपको अपना दिखा दूंगी। लोग तो झूठ बोलते हैं, मेरा तो सच में यूपी TGT 9th रैंक होल्डर, यूपी PGT 14th रैंक होल्डर। और वो भी यूपी PGT में 14th रैंक तब है जब एक नंबर भी नहीं जुड़ा, BEd MAd PhD किसी का नहीं जुड़ा। तब जो है सिर्फ अपने इंटरव्यू और टेस्ट के बेसिस पर मेरी जो है यूपी में PGT में 14th रैंक है। नहीं तो आप खुद ही सोच सकते हैं मेरी क्या रैंक होती अगर मेरे सारे नंबर ये जुड़ते तो। अब देखिए, सबसे पहले यूपी TGT 2021 मोर देन, अगर यूट्यूब के और इसके सिलेक्शंस को हमारे खुद के इंस्टीट्यूट से, हमारे पास उस समय बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जितने थे उसमें से 70 से 80 सिलेक्शंस उनमें से हुए। यूट्यूब के तो पता नहीं कितने सिलेक्शंस थे, ठीक है जी।
उसके बाद आया DSSB 2021 में 100 स्टूडेंट्स 60 ने ई डॉसियर भरा, टोटल 30 सिलेक्ट हुए। चंद्रकांता का नाम इसमें मैंने नहीं, अभी उसकी फोटो मेरे पास नहीं है। प्रियंका यादव, दिनेश गहलोत ने तो दोनों ही निकाले थे, और सोनाली, इसके अलावा और जिनका नहीं हो रहा था वो उनका भी 2021 में हुआ। उसके बाद आया 2022 का फॉर्म आया, लेकिन उससे पहले एनवीएस में, अभी मैंने इसमें एनवीएस के अपने स्टूडेंट्स का नाम नहीं डाला है। फिर केवीएस में हुआ, ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ईएमआर, अरे ईएमआरएस डालना भूल गए हम। ईएमआरएस के स्टूडेंट्स हमने अब दिखाएंगे। ईएमआरएस के स्टूडेंट्स रूपम माहेश्वरी ईएमआरएस में, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मेरे यहाँ के स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, रेगुलर भी हुए हैं और जो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल। अब उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि हम आपके चैनल के बारे में नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, तो भैया बड़ा दुखता है। ठीक है, हम आपको और लोगों को हम जानते हैं मगर आपको नहीं जानते, तो भैया लगता है। क्योंकि मेरे अंदर ना एक आदत है, मैं कभी नहीं कहती, जब मैं कहती नहीं तो कोई करता भी नहीं। मैं नहीं कहती कि मेरे चैनल को आप शेयर करिए, मैं नहीं कहती कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए, लेकिन हाँ फिर भी मैं एक चीज़ ये जरूर कहूँगी, इफ़ यू वांट सिलेक्शन देन यू शुड कम टू इंग्लिश सूत्रा। मेहनत अभी, और हाँ एक और भी चीज़ है भाई, ये लोग पूछते हैं गारंटी क्या है कि हम सेलेक्ट होंगे। ये है भाई गारंटी। बात ये है, अगर तुम पेपर छोड़कर आ जाओ या तुम पेपर में कुछ ना करो तो गारंटी तुम्हें तब तो भगवान भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आप कायदे से पढ़ो तो आपका सिलेक्शन कौन रोक लेगा, मुझे ये बताओ। और एक चीज़ और भी है, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनमें से कुछ ही क्यों सिलेक्ट होते हैं। जब सबको एक सा पढ़ाया जाता है, ये एक बार एक बहुत महाज्ञानी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं एक चीज़ ये पूछती हूँ, क्या सारे स्टूडेंट उतनी मेहनत करते हैं जितने ये लोग करते हैं? क्या सारे स्टूडेंट्स वहां जाकर ब्लैंक तो नहीं हो जाते? जो आते हुए क्वेश्चन, भाई हमारा वो रहता है कि जो मैंने पढ़ाया वो आपके एग्जाम में आना चाहिए। मेरा पढ़ाया ये, मैं तुम्हारी जगह पेपर तो नहीं दूंगी ना, मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आना चाहिए, और वो होता है। तो वो चीज आपको करनी है। बाकी मेहनत तो भाई मेरे साथ साथ तुम्हारी भी है। तुमको वहां पर जो चीज पढ़ाई भी आ रही है वहां ब्लैंक नहीं होना है, तुमको जो चीज पढ़ाई जा रही है वो चीज करनी है। तो भाई ये इन लोगों से मोटिवेशन लीजिए कि जरूरी नहीं है मेरी वॉल पे लगे, आप बताएं भी। और सबसे एक मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए अभी इस पे लिखा, मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही चीज बताई कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड ये फील करा। लोग भागते हैं उनके पीछे स्टूडेंट्स के कि हमें आप हमारे बारे में कुछ बता दो, हमारे बारे में बोल दो, हम ये कर देंगे वो कर। मेरे स्टूडेंट मुझे खुद फोन करके बताते हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये अर्न करी है मैंने। भाई जो नहीं जानते वो नहीं जानते, लेकिन ये चीज, एंड थैंक यू वेरी मच जो लोग मुझे इतना जो है रिस्पेक्ट देते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो ये जहाँ जाएंगे, ये इसके अलावा जो तैयार हो रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेंगे। चलिए ये हो गई मेरी बात। अब यहाँ तक मैंने बताया। देखिए बीच बीच में मुझे बताना अपना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि और मुझे ये बताना होगा क्योंकि जिससे कि लोग मुझे जाने। अभी भी लोग मुझे नहीं जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि मैं अब आपको, ये मेरे बैचेस के जो है डिटेल्स हैं। ये DSSB का नहीं, ये तो UPTGT का बैच है, ये वीडियो बैच है। ये DSSB का बैच है, आप आइए। और उस पर अजी हाँ, हमारे एक हरियाणा का HPSC का बैच भी लॉन्च हो गया, वीडियो बैच है। और BPSC TRE 4 के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है। फर्स्ट जस्ट डाउनलोड द ऐप इंग्लिश सूत्रा, और उस पर आप जो है अपना स्टोर में जाकर सब कुछ देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। आज जो टॉपिक मुझे लेना है वो है मेटाफिजिकल पोएट्स। आप लोगों ने सभी ने मेटाफिजिकल पोएट या मेटाफिजिकल वर्ड जो है वो जरूर सुना होगा कि मेटाफिजिकल वर्ड जो है वो है क्या। देखिए मेटाफिजिकल, मेटा मीन्स होता है परे और फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, तो फिजिकल चीजों के परे। ड्यूरिंग द लेट 16th century एंड अर्ली 17th century द एलिजाबेथन पोएट्री एग्जॉस्टेड इटसेल्फ। भाई देखो, जब हर चीज के ना एक बूम होता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो चीज गिरने लगती है। तो यही चीज एलिजाबेथन पोइट्री के साथ हुई। एलिजाबेथन जो एज थी दैट वाज जो सबसे ज्यादा वो में जो फ्लरिश हुई सबसे ज्यादा वो हुआ ड्रामा, और सेकंड नंबर पे था लिरिक। लेकिन उस लिरिक में क्या था, उसमें ना इमोशंस और बहुत ज्यादा इमोशनल लिरिक्स थे वो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वो इमोशनल सेंसुअस लिरिक्स थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उनका जमाना जो है वो गया। एलिजाबेथन पोइट्री एग्जॉस्टेड हुई। लोग एलिजाबेथन राइटर्स यानी कि जो वो इमोशनल फुल ऑफ इमोशनल जो इमोशन से फुल जो वो वर्क्स लिखा करते थे, उनमें लोगों की रुचि खत्म हो गई।
एक नया स्कूल जो है वो 17th सेंचुरी में एमर्ज हुआ, एंड दैट वाज द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो शारीरिक चीजों के परे जो है वो लिखा करता था. व्हाई दिस स्कूल एमर्ज्ड? दिस स्कूल एमर्ज्ड because people lost interest in Elizabethan poetry. लोगों का Elizabethan poetry जो वो इमोशनल पोइट्री थी, जो लिरिक्स थे, उनमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ, और उसके बाद लोगों का जो झुकाव है वो एक नई तरफ की पोइट्री की तरफ बढ़ा, एंड दैट इज कॉल्ड मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री. मेटाफिजिकल स्कूल जो, अब एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ये वर्ड किसने यूज करा, ये वर्ड किसने यूज करा. तो भाई देखिए, ड्रमोंड, जो विलियम ड्रमोंड थे, उन्होंने अपने लेटर में ये टर्म यूज करा था मेटाफिजिक्स. विलियम ड्रमोंड वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म मेटाफिजिक्स. लेकिन उन्होंने किसी के बारे में नहीं कहा. मेटाफिजिक्स वर्ड उन्होंने यूज किया था. लेकिन जॉन ड्राइडन थे जिन्होंने जॉन डन के लिए ये टर्म मेटाफिजिक्स यूज करा, कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सेटायर्स बट इन हिज एमोरस वर्सेस. जॉन ड्राइडन थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ये मेटाफिजिक्स टर्म सबसे पहली बार यूज करी. ड्रमोंड ने मेटाफिजिक्स वर्ड यूज करा, ड्राइडन ने ये टर्म यूज करी जॉन डन के लिए, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने वर्ड यूज करा मेटाफिजिकल. मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो उन्होंने अपने लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, इनकी जो ये 52 पोएट्स की बायोग्राफी है, लाइव्स ऑफ द, जिसमें से एक क्वेश्चन भी आया है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, 52 पोएट्स की बायोग्राफी, उसमें उन्होंने ये टर्म यूज करा. और कौन से में यूज करा? अब्राहम काउले नाम के चैप्टर में उन्होंने ये टर्म यूज करी. वो जहां पर उन्होंने लिखा कि एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी देयर अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर्स दैट मे बी टर्म्ड द मेटाफिजिकल पोएट, कि 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक राइटर्स की रेस जो है वो अपीयर करी, जो है वो मतलब उत्पन्न हुई, जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स कहते हैं. अब ये मेटाफिजिकल पोएट्स ना बेसिकली थे क्या? मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ. मेटाफिजिकल पोएट्स को महान राइटर्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि उन्होंने ना एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था कि पोइट्री जो होती है वो इमिटेटिव आर्ट होती है, यानी कि जो सामने उसको इमिटेट करती है उसको फॉलो ही नहीं करा, बल्कि वो किसी चीज को इमिटेट ही नहीं करते थे. इनका एक फीचर ये है कि ये इमिटेट ही नहीं करते थे. इनके ना जो इनका आइडियाज होते थे वो नए आइडियाज होते थे. दे वर नॉट राइटिंग टू प्लीज एनीवन और टू इंस्ट्रक्ट. भाई देखो, एलिजाबेथन एज में जो लिखा जाता था वो अपने अपने जो अपने उनके राजा को या रानी को प्लीज करने के लिए लिखा जाता था, ठीक है. लेकिन ये किसी को प्लीज करने के लिए नहीं लिखते थे, ना किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, बल्कि सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए. दे एम्प्लॉयड कंसीट्स. इनका जो फीचर था सबसे बड़ा वो था कंसीट्स, फार फैचेड इमेजेस. जो इनके कंसीट्स होते थे, यानी कि जो इनके कंपैरिजंस होते थे, फार फैचेड, बहुत ही ज़्यादा ऐसी जो है वो इमेजेस होती थी जो कंपैरिजन जिनमें पॉसिबल ही नहीं है, कंसीट्स का यूज़ करते थे. ड्राइडन ने कहा है डन मस्ट बी अ ग्रेट पोएट बट ही इज नॉट अ गुड राइटर. ड्राइडन ने कहा कि वो एक अच्छे पोएट तो हैं मगर वो एक अच्छे राइटर नहीं है. टी.एस. इलियट ने रिवाइव करा था 20th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोएट्स को, एक ऐसे लिख के मेटाफिजिकल पोएट. ये मेटाफिजिकल पोएट्री ना बहुत कम समय में ही इट गॉट वेंड, ये खत्म हो गई. लेकिन इसको 20th सेंचुरी में रिवाइव करने का श्रेय जाता है टी.एस. इलियट को. उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से ऐसे लिखा. ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. इनकी एक आइडियोलॉजी भी हुआ करती थी, अगर आपने सुना हुआ है, कार्पे डिम फिलॉसफी. कार्पे डिम, सीज द डे, कार्पे डिम फिलॉसफी. एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशॉ, थॉमस कैरियू, अब्राहम काउले एंड हेनरी वॉगन. देखो भाई, एक जरा सा टॉपिक है मगर बहुत सारे क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट? ये हैं तो उनमें से कोई एक ऐसा पोएट दे देंगे जो मेटाफिजिकल नहीं है, ठीक है. एंड्रयू मार्वेल, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशॉ, थॉमस कैरियू, अब्राहम काउले एंड हेनरी वॉगन. देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 4 5 7 है. आप इन्हें कैसे याद करते हैं? AJGRTAH कैसे याद करते हैं? ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं. इनमें से एक क्वेश्चन आया कि who revived metaphysical poets in 20th century? T.S. Eliot. Who used
द वर्ड मेटाफिजिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ड्रमॉन्ड, बट जो मेटाफिजिक्स वर्ड सबसे पहले लिटरेचर में किसने यूज करा, दैट इज ड्राइडन। और मेटाफिजिकल वर्ड किसने यूज करा, दैट इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मेटाफिजिक्स कल जो पोएट, मेटाफिजिकल पोइट्री किस पोइट्री के विद्रोह में आई, दैट इन एलिजाबेथन पोइट्री के, इट केम एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द एलिजाबेथन पोइट्री। ये जो पोएट्स थे ये किस फिलॉसफी को नहीं मानते थे, एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एज एन इमिटेटिव एक्ट, उसको ये नहीं मानते थे। क्या ये पोएट्स, इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी, कंसीट्स, यूज ऑफ कंसीट, कंसीट का यूज करते थे। कंसीट का मतलब क्या होता है, फार फैचेड इमेजेस, उसको ये यूज किया करते थे। अच्छा, इसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री टर्म यूज करा, वो कहाँ यूज करा, ही यूज दिस टर्म इन हिज बायोग्राफी ऑफ अब्राहम काउले। अब्राहम काउले के उसमें जो है उन्होंने यूज करा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इसमें लिखा है कि एट द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी देयर अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर्स दैट मे बी टर्म्ड द मेटाफिजिकल पोएट्स। इनकी और खूबी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाफिजिकल, नोबल थॉट, एक्शन, नोबल थॉट, डिक्शन एंड एक्शन। नोबल थॉट, डिक्शन एंड एक्शन, इनके जो आइडियाज और थॉट्स होते थे बिल्कुल यूनिक होते थे, ये इमिटेट नहीं करते थे, दे डिड नॉट इमिटेट। इसीलिए ये एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि ये इमिटेट करते ही नहीं थे। मेटाफिजिकल्स प्लेड विद थॉट्स एज एलिजाबेथन्स प्लेड विद वर्ड्स। मेटाफिजिकल पोएट्स प्लेड विद थॉट्स एज एलिजाबेथन पोएट्स प्लेड विद वर्ड्स। और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म था वो टी.एस. इलियट के द्वारा यूज किया गया है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी.एस. इलियट ने इन्हीं के लिए यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म यूज करा है। और एक जो ये मेटाफिजिकल पोएट्स थे, दे यूज टू शो देयर पेडेंट्री, तो न्यू आइडियाज और इन अपनी लर्निंग को दिखाने का इनके अंदर, दे यूज टू शो देयर पेडेंट्री, वो अपनी पेडेंट्री को दिखाया करते थे। और इसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो कोलोकियल लैंग्वेज होती थी, दैट वाज कोलोक्वियल। जॉन डन को ये माना जाता है, ही इज टर्म्ड एज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के बारे में जो मैंने आपको बताया। यू मे फाइंड कि द कॉन्सेप्ट वाज अ बिट शॉर्ट, मगर मैडम ने टाइम ज़्यादा लिया, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, आप उसको आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे अपने बारे में बताना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। और उसके बाद मैं आपको ये वाला जो नटशेल सीरीज वाला करवा रही हूँ, इसको आप कहीं नोट करिए, इसके क्वेश्चंस वगैरह आप देखिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, एक कॉन्सेप्ट में से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से तैयार होते हैं।